तो आइए बच्चों, आज अपन समाकलित वेग समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रेट लॉ इक्वेशन के बारे में स्टडी की थी, जिसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या अवकलित वेग समीकरण भी कहते हैं, जिसमें अपन ने लिखा था -dr/dt इजिकल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन अवकलित वेग समीकरण या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के द्वारा अपन किसी भी रिएक्शन का तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनस रेट जो है उसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, उसमें डिफ़िकल्टीज रहती हैं। इसलिए अपन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये जो टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो सभी ऑर्डर की जो रिएक्शंस होगी, जैसे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सभी के लिए अलग अलग होगा। इसलिए अपन एक एक करके अपन बात करेंगे। जैसे फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको -dr/dt डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में -dr/dt के इजिकल टू क्या लिखा था अपन ने, के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट या घात जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसको हमेशा क्या लिखा जाएगा, -dr/dt इजिकल टू के r⁻0। इट मीन्स किसी भी राशि जो है उसकी अगर घात ज़ीरो है, यानी कंसंट्रेशन जो है इसकी पावर क्या है, ज़ीरो, तो आपको पता है जब पावर ज़ीरो होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी -dr/dt इजिकल टू क्या आएगा, के r⁻0। चूँकि r⁻0 बराबर क्या होता है, 1, तो ये ठीक है। अब इधर देखिए -dr/dt बराबर क्या आ गया, के। क्या आ जाएगा, के, क्योंकि r की वैल्यू 0 है। अब इस dt को इधर ले लें, माइनस को भी उधर ले लें, तो क्या आएगा, dr इजिकल टू -kdt। dr इजिकल टू -kdt। अब दोनों तरफ समाकलन लेने पर इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड या दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो क्या हो जाएगा, dr, इसको क्या लिखेंगे, r। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। dr को अपन क्या लिखेंगे, r, और -kdt को अगर अपन समाकलित करते हैं तो क्या आता है, -kt+c। क्या आएगा, -kt+c, r इजिकल टू -kt+c। यहाँ पर c जो है इसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। अब
इस C की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको कोई कंडीशन लेनी होगी, इफ़ टाइम इज इक्वल टू 0, जब आप समय 0 लो, समय क्या लो, 0 लो, तो R यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारकों की सांद्रता, R किसके बराबर हो जाएगा, R नोट। ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि एक रिएक्शन है जैसे R किस में कन्वर्ट हो रहा है, P में, अभिकारक R प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जब T बराबर 0 होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो होती है इसको बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सांद्रता या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ T टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इसको क्या बोलते हैं, R। तो यदि टाइम ही 0 ले रहे हैं तो R को क्या लिख सकते हैं अपन, R नोट। तो यहाँ टाइम 0 लेंगे तो हमेशा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब T इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू R नोट अगर इसमें पुट करें अपन, तो R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R नोट। अब माइनस के इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि ये कंडीशन अपनी मर्जी से पुट की है अपन ने। क्यों पुट की, क्योंकि आपको समाकलन स्थिरांक C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब प्लस C, माइनस के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R नोट। C इज इक्वल टू क्या आ गया, R नोट। अब C की जो वैल्यू है वो अगर अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें तो पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ C की जगह क्या लिखेंगे अपन, R नोट। तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C की जगह क्या लिखेंगे अपन, R नोट। अब इस के टी को इधर लें और R को उधर लें तो के टी उधर इधर आएगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। R उधर जाएगा तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो R नोट पीछे नेगेटिव में क्या आ जाएगा, R। अब K इजिकल टू क्या आ गया, R नोट माइनस R अपॉन टी। वेरी गुड। ये जो हैं इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन को नाम दे दे अपन, जैसे इसको इक्वेशन सेकंड बोल दे, इसको इक्वेशन क्या कह दें, थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड यानी समीकरण 3 जो हैं इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। याद रखना है, बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है और साथ में इसके डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि के जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है आपको, ठीक है। या इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इसको इसके बारे में कोई भी क्यूरीज हो तो आप बिल्कुल निश्चित होके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर कुछ चीज़ें जो हैं डाउट्स क्रिएट कर सकती है आपकी, जैसे कुछ बॉक्स में यहाँ अलग कोई लिखा हुआ हो तो ध्यान रखना है, इसको मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। कोई रिएक्शन है जैसे R चेंज इनटू P, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होगी आपको। एक तो टाइम 0 और एक टी टाइम। टी टाइम का मतलब वो टी टाइम नहीं चाय पीने वाला, टी टाइम का मतलब एनी कोई टाइम होगा टी। अब t इज इक्वल टू 0 जब भी बात करते हैं यानी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उस समय इसकी जो कंसंट्रेशन होती है R नोड लिखा जाता है।
कुछ बुक्स में इसको क्या लिखा होगा, स्मॉल ए। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना है, कहीं पर ए लिखा हुआ होगा, कहीं पर क्या लिखा होगा, आर नोट। अब जब बात करेंगे इसकी टी टाइम पर, तो टी टाइम पे जैसे अभी मैंने डेरिवेशन किया उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या ले रखा है, आर नोट, और टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है इसको क्या ले रखा है, आर। लेकिन कुछ बुक्स होगी उसमें इसको ले रखा होगा ए माइनस एक्स। इसका मतलब टी टाइम के अंदर पहले जो ए थी उसमें से एक्स रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स। तो ध्यान रखना इनिशियल कंसंट्रेशन ए, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स। तो इसी फॉर्मूले में आर नोड की जगह अगर ए ले लें और आर की जगह ले ले ए माइनस एक्स, तो के इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस एक्स अपॉन टी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन टी, ए से ए कट गया तो क्या आएगा, के इजिकल टू एक्स अपॉन टी। ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो बहुत सारी बुक्स में दे रखी होगी, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, टी क्या है, टाइम है, या यहाँ पे भी बात करें तो ये दोनों ही कंसंट्रेशन है, नीचे क्या आ रहा है, टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो अपन ने यूनिट पहले निकाली थी कंसंट्रेशन की, क्या होती है, मोल। कंसंट्रेशन जो है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम नीचे है तो इसकी क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। तो जो पहले निकाली थी उसको अपन यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर अपन इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझे, ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, तो देखिए इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड जो है r इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर नोड, ये एक इक्वेशन होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यानी अगर किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमेशा उसका जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। तो लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर y जो है, यहाँ पर क्या है, r, x है, यहाँ पर क्या है, t, m की जगह क्या आ रहा है, माइनस के, और c की जगह क्या आ रहा है, r नोड। तो यहाँ पर हमेशा ग्राफ x और y के बीच में, x और y के बीच में खींचा जाता है। तो x एक्सिस पे अपन किसको लेंगे, टाइम को, y एक्सिस पे किसको लेंगे, r को। r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टाइम के बीच में, x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफ खींचा तो ये तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन जो लाइन आएगी उसका स्लोप क्या रहेगा, m होता है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस के। जब भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है, स्लोप जब भी यानी ढाल जब नेगेटिव आएगा तो हमेशा ग्राफ अप टू डाउन आएगा, यानी ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। लेकिन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। इसके बारे में किससे पता चलता है, c एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है आर नोड, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, क्या बोलते हैं, अंतःखंड। तो यानी यहाँ आर नोड की जितनी भी वैल्यू होगी वहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो नहीं सकती। कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, कम टाइम के साथ। तो ग्राफ आएगा सीधा स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका जो स्लोप या इसका जो ढाल है वो किसके बराबर होगा, कि माइनस का मतलब नेगेटिव साइन है, यानी माइनस के इक्वल होगा। तो ये जो ग्राफ है इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी इसको और अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। यानी अब अपन बात करें
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका समाकलित वेग समीकरण कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी है। कोई भी क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है या प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उनके लिए समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पर भी वही बात, कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ आर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है तो ध्यान रखना है यहाँ क्या आएगा, 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं भी लिखोगे तो भी 1 होता है, लेकिन अपन समझने के हिसाब से मैंने यहाँ क्या लिखा, 1। अब यहाँ पर इस आर को इधर लें, डी टी को उधर ले तो क्या आएगा, डी आर अपॉन आर, ठीक है। माइनस भी इधर ले लिया तो क्या आ रहा है, माइनस के डी टी, डी आर अपॉन आर इजिकल टू माइनस के डी टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, अब इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, यानी दोनों ही तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ जैसे समाकलन लोगे तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैथमेटिक्स वालों को याद होंगे और बायो वालों को भी याद रखने हैं। डी आर अपॉन आर को अपन लिखते हैं एल एन आर। अगर नहीं याद है तो याद रखना है, डी आर अपॉन आर को क्या लिखेंगे अपन, एल एन आर। माइनस के डी टी को अभी जैसे पहले अपन ने जीरो ऑर्डर में पढ़ा था, क्या लिखते हैं अपन, के टी प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, सी। यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, सी। अब ये जो सी हैं इसकी वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करनी है जो पहले कुछ कंडीशन ली थी। इफ़ टाइम टी इज इक्वल टू क्या ले लो, 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की जो सांद्रता आर है वो किसके बराबर होगी, आर नोड, यानी प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अब आर की जगह आर नोड रखेंगे, टी की जगह 0 रखेंगे, तो इस इक्वेशन को अगर देखो, एल एन आर की जगह क्या लिखा मैंने, आर नोड, और टी की जगह क्या रखा, 0 प्लस सी। तो क्या आ रहा है, सी इजिकल टू क्या आ रहा है, ये तो पूरा 0 हो गया, तो सी इजिकल टू एल एन आर नोट, सी इजिकल टू एल एन आर नोट। इसको इक्वेशन अगेन क्या नाम दे दें, फर्स्ट, सी इजिकल टू एल एन आर नोट। तो यानी सी का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, एल एन आर नोट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ सी की जगह क्या रखना है, एल एन आर नोट। एल एन आर माइनस के टी के बाद में क्या आ जाएगा, एल एन आर नोट, यानी एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। अब इस एल एन आर को उस तरफ लेंगे और के टी को इधर लेंगे, जिससे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, के टी इजिकल टू एल एन आर नोड माइनस एल एन आर। अब चूंकि कुछ फॉर्मूला होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी इजिकल टू क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी। ये याद रखना होगा, लोग में भी होता है सेम, तो ये याद रखना है, एल एन आर नोड माइनस एल एन आर बराबर क्या लिखोगे आप, इसके बराबर लिखोगे आप एल एन आर नोड अपॉन एल एन आर, ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, के
टी इज इक्वल टू एल एन आर नोड अपॉन आर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस टी को इधर लें तो के इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 अपॉन टी एल एन आर नोड अपॉन आर। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एल एन को log 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एल एन को log 10 या log में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना होगा 2.303 log। एल एन की जगह रख सकते हो तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 t log आर नोड अपॉन आर। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन, इसको भी नंबर दे दे सेकंड, इसको दे दे थर्ड। तो यहाँ पे भी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। डायरेक्ट इसको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, तो आपको ये जो इक्वेशन है इसके बारे में क्लियरली याद रखना है, ठीक है। अब यानी क्या है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ जो मैं पहले बताया कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो आर नोड को क्या लिखती हैं ए, और आर यानी टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है इसको क्या लिखती है ए माइनस एक्स। तो इसको कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए और a माइनस एक्स। तो इसको भी याद रखना है, दोनों चीज़ें सेम हैं लेकिन इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इसको डेराइव्ड किया है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पहले ही समझा चुका हूँ मैं, ये क्या थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी। इस r को इधर लिया तो माइनस डी आर अपॉन आर था, माइनस को इधर ले लिया तो k माइनस आ गया k, और ये dt इधर जाए तो माइनस के dt। इंटीग्रेशन किया तो फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन आर का एल एन आर, के dt का क्या होता है के टी प्लस सी, तो माइनस एच टी तो के टी प्लस सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि सी एक कांस्टेंट है, तो अपन ने अपनी इच्छा से कंडीशन रखी, टाइम 0 लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर किया, तो इसमें आर की जगह आर नोड रखा, टी की जगह 0 रखा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई एल एन आर नोड। नाउ इस सी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन आर नोड, यानी सी की जगह क्या लिखा आपने एल एन आर नोड। अब इसको इधर लिया तो के टी पॉजिटिव हो गया, एल एन आर को उधर लिया तो नेगेटिव हो गया। अब ए एल एन आर ए माइनस एल एन बी एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं एल एन ए अपॉन बी, तो यहाँ ए की जगह आर नोड है, बी की जगह आर है, तो आर नोड अपॉन आर। अब इस टी को इस तरफ लिया तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर नोड अपॉन आर। चूँकि एल एन की जो वैल्यू होती है 2.303 लॉग के इक्वल होती है, देन अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोड अपॉन आर, या इसको अपन अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर इनिशियल कंसंट्रेशन को ए के रूप में लिखेंगे, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उसको क्या लिखेंगे ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यानी क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है। इज इट क्लियर। अब इसको भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इसमें भी आप कुछ ग्राफ, जैसे इक्वेशन सेकंड एक लीनियर इक्वेशन है सेम, यहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पर क्या लिया आपने एल एन आर, तो बिल्कुल क्लियर है वाई जो वाई एक्सिस पे एल एन आर आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा टाइम। माइनस के आ रहा है, इसका मतलब स्लोप आ रहा है, अप टू डाउन आएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, जो इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट क्या है एल एन आर नोट, ये ग्राफ आएगा, इसका जो स्लोप है वो क्या होगा माइनस के।
ठीक है, ये बिल्कुल इजी चीज़ है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इसके अलावा इसमें अपन और भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चाहे तो इक्वेशन ठीक है, तो आप एक ग्राफ और प्लॉट करिए टाइम और लोग। टाइम को अगर इस तरफ ले लें, टाइम को अगर यहाँ ले लें तो क्या लिख सकते हैं अपन, टाइम इज इक्वल टू 2.303 के log आर नोड अपॉन आर। ध्यान से समझना है इसको, केवल के को इस तरफ यहाँ लिया और टी को इस तरफ लिया। आपको पता है 2.303 एक कांस्टेंट नंबर है, के भी एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा ही एक कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log आर नोड अपॉन आर। यानी टाइम और log आर नोड अपॉन आर के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप क्या आएगा, तो इसको भी अपन समझ लें। जैसे यही ग्राफ जो हैं किसके बीच में खींचे अपन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर ले लिया अपन ने log आर नोड अपॉन आर, इधर ले लिया टाइम t, तो ग्राफ क्या आएगा, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका जो स्लोप है वो बराबर आएगा k अपॉन 2.303। किसके बराबर आएगा, k अपॉन 2.303। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसको y एक्सिस पे लिया, इसको कहाँ लिया, x एक्सिस पे, इसलिए उल्टा हो गया। अगर टाइम को इस तरफ लेते हैं, log आर नोड अपॉन आर को इस तरफ लेते हैं, तो यह जो स्लोप आता है वो क्या आता है, 2.303 अपॉन के। तो इसको क्लियर है, तो ध्यान रखना है, जो तीन ग्राफ मैंने बताए वो तीनों ही ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन जो है ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। इसके अलावा इन पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आई विश आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।